माइक सभी बंद रखोगे, सारे के सारे माइक बंद रखना। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो एसएचएम में एनर्जी निकालने के लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की स्टडी करेंगे। तो जैसे कि स्प्रिंग से मैंने एक ब्लॉक को बांध दिया, ब्लॉक का मास है मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया कि ये इसका नेचुरल लेंथ है, इसका मीन पोजीशन होगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जहां पे जीरो होगा वही उसका मीन पोजीशन कहलाएगा। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एक ब्लॉक को तुमने रखा है, तो ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो कहां पे होगा? जहां पे स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा, क्योंकि बाकी कोई तो फोर्स है नहीं। एमजी डाउनवर्ड है, नॉर्मल डायरेक्शन डाउनवर्ड है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो स्प्रिंग के अलावा कोई फोर्स नहीं है। अब मैंने क्या किया, तो फिर जब कोई फोर्स नहीं है तो जहां स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा वही मीन पोजीशन कहलाएगा। तो मीन पोजीशन तो नेचुरल लेंथ की लाइन ही कहलाएगी। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को x डिस्टेंस डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। x नहीं, मतलब कुछ कैपिटल A का डिस्प्लेसमेंट दिया, छोड़ दिया, तो फिर मोशन ऐसे होगा। अब किसी टाइम पे मान लो ये पार्टिकल मीन से x दूरी पे है, किसी टाइम पे मानो कि ये पार्टिकल मीन से x दूरी पे है, ये पार्टिकल है। तो अगर मैं इस पार्टिकल की एबीडी बनाऊं तो स्प्रिंग फोर्स क्या दिखाओगे? k इंटू एक्स दिखाओगे। क्यों? नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन से x दूरी पे है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? kx। इस ब्लॉक का मास m है, तो मैं पूछूं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, तो आप एक्सेलरेशन क्या बताओगे? kx अपान m। फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया, kx इज फोर्स एंड फोर्स डिवाइड बाई मास, kx अपान m। बट आपने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन दिया है ना, इधर दिया है। आप कल्पना करो फोर्स, देखो फोर्स किस डायरेक्शन में, फोर्स इधर है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में माइनस साइन का रिलेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, उल्टा है, इसलिए माइनस साइन। अब इसको सही से देखो, मैं इसको लिख सकता हूं ए बराबर माइनस ब्रैकेट में k अपान m इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन x का लीनियर प्रोपोर्शनलिटी आ गया, एक्सेलरेशन x का लीनियर प्रोपोर्शनल बन गया। और मैं एसएचएम में कहा था कि अगर एक्सेलरेशन x का लीनियर प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम का इक्वेशन फॉलो करेगा, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तो एक्स एक्स हटेगा, ओमेगा स्क्वायर इज के अपान एम। देन व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज अंडर रूट के अपान एम। तो कोई पूछे व्हाट इज टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाई ओमेगा करते हो ना, ओमेगा के नीचे भेजते हो, तो ये उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 पाई रूट एम अपान के। इसका मतलब कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एम अपान के होता है। इसे भी याद रखेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रूट के अपान है। इसका मतलब अगर ओमेगा तुम्हें पता है, अगर तुम्हें ओमेगा पता है और तुमसे कोई कहे, और मास पता है, मास पता है, तो तुमसे कोई कहे कि के बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट, आराम से निकाल लोगे। ठीक है या के पता हो, ओमेगा पता एम निकाल लोगे, या के और एम पता है तो ओमेगा निकाल लोगे, या यू कहो तो टाइम पीरियड निकाल लोगे। अब इसका मोस्ट जनरल फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। मोस्ट जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एम अपान के इक्विवेलेंट। ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला, के इक्विवेलेंट वर्ड आ गया। एक स्प्रिंग होगा तो के इक्विवेलेंट के ही हो जाएगा, और एक से ज्यादा स्प्रिंग होंगे तो फिर कौन कौन से होंगे अभी बताता हूं तुमको। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एम अपान के इक्विवेलेंट। इस चीज को तुम्हें याद करना पड़ेगा और इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा, बस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूं बार बार। टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम अपान के इक्विवेलेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के अपान एम, इसको भी के इक्विवेलेंट कर लो, इतना है तो। चलो तो एनर्जी पता है, तो एनर्जी यहीं पे बता देते हैं, बताता हूं। अच्छा मान लो ये पार्टिकल किसी टाइम पे x दूरी पे है और एम्पलीट्यूड a के बराबर एक्सट्रीम a दूरी पे है, एक्सट्रीम a दूरी पे है, और पार्टिकल किसी टाइम पे x दूरी पे है। ठीक है, तो मैं पूछूं कि पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी बताइए, पोटेंशियल एनर्जी। तुम कहोगे सर हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग की एनर्जी, सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। मैं पूछूं कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बताइए, तुमको सर हाफ एम वी स्क्वायर होगी।
और तुम्हें पता है कि मैंने कहा था कि v स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, दिस वन इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो उठा के रख दो यहाँ पे, जैसे रखोगे वैल्यू हो जाएगी हाफ m। अब v स्क्वायर प्लेस कर लो यहाँ से, v स्क्वायर यहाँ पे तो आएगा हाफ m ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इतना आ गया। अभी काम करते हैं। कोई पूछे टोटल एनर्जी बताइए, तो टोटल एनर्जी क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, तो टोटल एनर्जी इज U प्लस के। जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम। अच्छा जो ओमेगा है ना, ओमेगा वहां पे मैं के अपान एम लिख सकता हूँ इस इक्वेशन से। ओमेगा का स्क्वायर इधर पे के अपान एम लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा के अपान एम इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम से एम कट गया, इससे क्या गया, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रह गया, के भी कांस्टेंट है, इसका मतलब एसएचएम की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। अरे ये इसी से थोड़ी, वो तो ऐसे ही मुझे समझ में आ रहा है, स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व हुई, कंजर्वेटिव फोर्स में तो एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, प्रूफ करने की क्या जरूरत थी, उनको आना ही था। ठीक है कोई बात नहीं। तो कोई पूछे कि एसएचएम की एनर्जी बताइए, तो आप क्या कहेंगे, हाफ के इंटू ए स्क्वायर, हाफ के इंटू ए स्क्वायर। अब देखो, और के जगह पे के इक्विवेलेंट लिख लो, और ये कैंडिडेट जी पोटेंशियल जी, इसमें एक लाइन हम अलग से लिख देंगे। जो पोटेंशियल जी होती है किसी भी टाइम पे, इट इज हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स कहां से दूरी है, मीन पोजीशन से दूरी है, एक्स मीन पोजीशन से दूरी है। ओके, यू लिख लिया और एनर्जी लिख ली टोटल। अब कोई पूछे कैंडिडेट एनर्जी बताइए, कैंडिडेट एनर्जी तो इसमें रख दो ना, सीधे क्या नहीं आ जाएगा, यू की वैल्यू प्लेस कर दो, क्या आ गया। और नहीं तुमको नीचे हम अलग से निकालें कैंडिडेट तो भी निकाल सकते हो, देखो हाफ है वी स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के प्लेस कर दो, आ गया आंसर। गुड, एक काम और करता हूं, मैं नीचे वाला पार्ट हटा रहा हूं, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैंने लिखा है एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है, तो पोटेंशियल देखो हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो मतलब पैराबोला बनेगा, और कॉनकेविटी अपवर्ड बनेगी, क्यों, क्योंकि के बाई टू है ना, तो के बाई टू तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो कॉनकेविटी अपवर्ड पैराबोला है, तो कॉनकेविटी अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसा। अरे पैराबोला पैराबोला लग ही नहीं रहा, ये पैराबोला बना, दिस इज एनर्जी ग्राफ, ये एनर्जी ग्राफ है, एनर्जी नहीं पोटेंशियल ग्राफ है। लेकिन इसमें x कहां तक चलेगा, इसमें x सिर्फ एम्पलीट्यूड तक जाएगा, एम्पलीट्यूड तक, कैपिटल ए, इधर माइनस है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल का मोशन ए के ही तो बीच में हो रहा है, ऐसे ये मीन पोजीशन है, यहाँ ए फिर ए फिर ए फिर ऐसे, इधर प्लस है इधर माइनस है, बिकॉज मीन पोजीशन इज ओरिजिन। और ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, जैसा इधर वैसा इधर, हम हाथ से बनाते हैं ना तो चीजें सही नहीं बनती है। जैसे खाना खाते हो तो उसमें जो चावल के दाने होते हैं वो सही से होते नहीं है, कोई इधर कोई इधर, तो वैसे इधर। तो ये एनर्जी ग्राफ है, पोटेंशियल, रिपीट करो, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है ये वाला लाइन। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है उसमें देखो सब कुछ वही है, बट यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अगेन पैराबोला, बट कॉनकेविटी डाउनवर्ड पैराबोला, तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड। और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पे होगी, मीन पोजीशन पे, ऑलरेडी बता चुका हूं, और एक्सट्रीम पे सबसे कम होगी। दिस इज ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, देखो हाफ के स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 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 होगा। इसको किस कलर से बनाए, तुमको ब्लैक कलर पसंद है तो ब्लैक कलर,
दिस वन स्ट्रेट लाइन है बेटा, ध्यान रखना, हमारा स्ट्रेट लाइन दिखे नहीं, रुको दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन इनको। और ये कैटिक एनर्जी है, ब्लैक वाला टोटल एनर्जी है, और ब्लू वाला कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एनर्जी। तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रैकेट में बंद कर लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ कि टोटल एनर्जी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कैंडिडेट ग्राफ ऐसे बनेगा और पोटेंशियल ग्राफ ऐसे बनेगा। इस ग्राफ को देख के तुम बता सकते हो कि पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी, देखो सबसे ज्यादा है, होनी भी चाहिए। पोटेंशियल क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, एक्स ज्यादा कभी ज्यादा नहीं होगी। और कैंडिडेट सबसे ज्यादा होगी मीन पे, देखो कैंडिडेट सबसे ज्यादा मीन पे, होनी भी चाहिए, मीन पे स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तुम समझ गए होगा। ओके, तो एनर्जी में हम लोग बेसिकली यही बातें याद रखेंगे, एक इसे एक किसे एक किसे, ये टर्म्स याद रखेंगे। कोई टेंशन हो तो बोल सकते हो, नहीं टेंशन हो तो अगले पेज पे चले। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, अटैच विद द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर, और वो ब्लॉक 10 मीटर के एम्पलीट्यूड घूम रहा है। 10 मीटर मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो ब्लॉक 10 मीटर के एम्पलीट्यूड पे घूम रहा है, 10 kg का ब्लॉक है, स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर है। तो पूछ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पोजीशन, मतलब एक्स, पोजीशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन, ये कई बार आ चुका है इसलिए बता दे रहा हूं, पोजीशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। एकदम बेसिक क्वेश्चन, और मेंस में तो खूब फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में से, तो तुम सॉल्व करके बताओ तो इनके आंसर क्या क्या है। ओमेगा पता करना है, तो ओमेगा क्या होता है, √k/m, तो वैल्यू प्लेस करो, तो k की जगह पे 10, मास की जगह पे 10, वैल्यू आ गई 1। फिर टाइम पीरियड पता करना है, टाइम पीरियड क्या होगा 2π/ω, तो 2π, ω इज 1। अब थर्ड बताना है, पोजीशन व्हेन कैटेगरी इज 1/4 था पोटेंशियल एनर्जी, तो कैटेगरी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², और ये क्या कह रहा है 1/4 होना चाहिए किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अब पोटेंशियल क्या होती है, हाफ k × x² होता है, तो यहाँ से हाफ का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस और इससे आ जाएगा v² की वैल्यू, m इधर भेज दो तो बनेगा k/m × x²/4, ये बन जाएगा। अब ना k की वैल्यू प्लेस कर दो, तो k किसके बराबर है, 10 है, और मास भी क्या है 10 है, देखो यहाँ पे, तो k और m बराबर है, तो बन जाएगा x²/4। अब v² का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था बेटा ω², a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर लिखाया था, तो v की वैल्यू कितनी आई है, x²/4, यहाँ पर रख दीजिए x²/4। ओमेगा कितना आया था, देखो बेटा ओमेगा 1 आया है, 1 उठा के यहाँ पर रख दो 1, तो बन जाएगा a² माइनस x², इससे इस x उधर भेजोगे तो बनेगा 5x²/4 इक्वल्स टू a², और a 10 के बराबर है, तो 10 का स्क्वायर कर दो तो आगे 100, तो x की वैल्यू हो जाएगी √80, ठीक है, तो दिस इज आंसर्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का 1/4 हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv², और टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ k², उसका 1/4 कर दो, तो यहां से हाफ का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा v² की वैल्यू हो जाएगी k/m × a²/4, और k और m बराबर है, देखो k 10 m 10 है, तो अगेन क्या आ जाएगा a²/4। अब उठा के इस फॉर्मूले में फिर रखेंगे,
इस फॉर्मूले में, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो, तो v स्क्वायर जगह पे a स्क्वायर बाई 4, तो v स्क्वायर जगह पे a स्क्वायर बाई 4, ओमेगा 1 के बराबर है, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी √3 a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3/4 a स्क्वायर, तो x वैल्यू क्या जाएगी √3/2 a, और a किसके बराबर है 10, तो 10 रख दो, वैल्यू हो गई 5√3, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो मेंस में तो खूब पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो तुम समझ सकते हो कि मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली मैंने क्या किया, कुछ नहीं, जो फॉर्मूला था उसको रखा, उसको इक्वेट किया, अब वैल्यू प्लेस कर दिया, काइनेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला में, काइनेटिक टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो, बता दो, इफ एनीवन आर फेसिंग डाउट टेल मी। अब पढ़े यार हम लोग इफेक्ट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स ऑन एसएचएम। एसएचएम पे कांस्टेंट फोर्स का क्या असर पड़ता है, वो भी एसएचएम नहीं, लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये है, एक स्प्रिंग से मैंने एक ब्लॉक बांध दिया, इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो कोई पूछे टाइम पीरियड बताइए, तो तुम क्या कहोगे 2π√m/k। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, F एक कांस्टेंट फोर्स है, F एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिए, तो मैं जानना चाहता हूं कि बताइए इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो देखो पहले जो मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन जो पहले वाला था, ओल्ड मीन पोजीशन, वो नेचुरल लेंथ पे था, जब F नहीं लगा था तब। अगर F नहीं लगा होता तो मीन पोजीशन कहाँ होता, नेचुरल लेंथ होता। लेकिन अगर F लग गया, एक ब्लॉक ऐसे रखे हो और फोर्स लगा दिया, तो फिर ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मैं अगर पूछूं कि मीन पोजीशन कहाँ पे है, तो तुम क्या कहोगे, मीन पोजीशन तो वहां पे होता है जहां नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन अब की बार नेट फोर्स 0 नेचुरल लेंथ पे नहीं बनेगा, क्यों, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग फोर्स 0 है, तो इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, तो कोई ना कोई चाहिए जो इस फोर्स को बैलेंस करे, तभी तो मीन पोजीशन आएगा। तो मैंने कहा कि काम करते हैं, लेट्स मीन पोजीशन यहाँ पे आ गया, ये न्यू मीन पोजीशन है, तो इस मीन पोजीशन पे क्या होगा, फोर्स F आगे लगा होगा और स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा, पीछे लगेगा, कि x1 लिख लिया, नेट फोर्स बैलेंस कर दो, तो क्या आएगा इससे, F बराबर kx1, देन व्हाट इज x1, दिस इज F/k, बन गया। इसका मतलब मीन पोजीशन जो पहले ओरिजिन पे था, वो x1 दूरी आगे शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। मीन पोजीशन जो पहले नेचुरल लेंथ पे था, वो x1 दूरी आगे शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, मतलब मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया। तो एक कांस्टेंट फोर्स मीन पोजीशन को चेंज कर देता है, उसके पोजीशन को शिफ्ट कर देता है। तो मीन पोजीशन ये x1 दूरी पे मीन पोजीशन चेंज हो गया, तो मीन पोजीशन चेंज हो गया। अब हमको क्या करना है, इस पार्टिकल को अब मीन पोजीशन से और x दूरी आगे कर दिया, यहां पर रख दिया। अगर मैं कुछ पूछूं कि इस पार्टिकल पे नेट फोर्स दिखाते हो, इस पार्टिकल पे नेट फोर्स करना पे कौन सा फोर्स होगा, एक स्प्रिंग फोर्स होगा जो कि होगा k, टोटल इलॉन्गेशन, x1 ऑलरेडी इलॉन्गेशन है, x ए भी है, तो टोटल इलॉन्गेशन क्या हो गया, x1 प्लस x हो गया, और ये वाला फोर्स F इसे पड़ा हुआ ऑलरेडी। तो इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स आया, ये वाला F यही, स्प्रिंग फोर्स पीछे। अगर हम पूछो कि नेट फोर्स किसके बराबर आएगा, तुम क्या कहोगे, F माइनस ये नेट फोर्स लिख रहा हूं Fn के x1 प्लस x, इतना आएगा। अब एक काम करते हैं, x1 F/k है, यहां से देखो x1 इज F/k, उठा के यहां प्लेस कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस वन इज F माइनस k
एफ अपान के प्लस एक्स, तो के से के कट गया, तो एफ से एफ भी कटेगा, कितना आ गया माइनस के एक्स आ गया। तो एफ एन को मैं क्या लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर ए कितना आएगा माइनस के अपान एम इंटू एक्स आ गया। अब देखो अगर मैं कंपेयर करा दूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा कितना आएगा अनरूट के अपना में आ गया। अच्छा देखे तुम, मैंने फोर्स तो लगाया, लेकिन अगर ये फोर्स जब नहीं लगा था इस ब्लॉक पे तभी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही थी, और जब एक कांस्टेंट फोर्स लग गया तभी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही आ गई। इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स ने क्या कर दिया, टाइम पीरियड को अनचेंज रखा, सिर्फ मीन पोजीशन को चेंज किया। तो लीनियर एसएचएम पे एक कांस्टेंट फोर्स टाइम पीरियड को अनचेंज रखता है, मीन पोजीशन को चेंज कर देता है। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा एंड दिस इज 2 पाई रूट एफ अपॉन के। तो एक स्टेटमेंट तुम नोट कर सकते हो, नोट करो, अ कांस्टेंट फोर्स ओनली चेंज मीन पोजीशन while it does not change time period of linear SHM। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, मेंस में भी आ चुका है, ठीक है, कि कांस्टेंट फोर्स का असर लीनियर एसएचएम पे क्या पड़ता है, हम क्या कहेंगे कि सिर्फ मीन पोजीशन को चेंज कर देता है, बट टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता, एज इट इज रहता है। तो एक और बात तुम्हारे समझ में आ गई, जितने क्वेश्चन मेरे सामने आएंगे जिसमें कांस्टेंट फोर्स लगे हों, जैसे एमजी हो ये सब लगे हों, और लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो, और तुमसे कोई पूछे टाइम पीरियड बताओ, तुम पता क्या करना, एमजी को भूल जाना या कांस्टेंट फोर्स को भुला देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि कांस्टेंट फोर्स का असर टाइम पीरियड पे नहीं पड़ता है। तो बेकार में एमजी को रख के अपने हेडेक को क्यों बढ़ाएं, या कांस्टेंट फोर्स को रख के अपने हेडेक को क्यों बढ़ाएं, इससे बेटर है उसको भूलो और क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर लो। तो बड़ा अच्छी लाइन बोल रहा हूं तुमसे, एक तो पहली लाइन मैंने ये लिखवाया तुमसे कि कांस्टेंट फोर्स ओनली चेंज मीन पोजीशन, इट डज नॉट चेंज टाइम पीरियड। अगली लाइन तो मैं लिखवा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखना तो इसको भी, टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम अंडर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स अंडरलाइन है, टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम अंडर कांस्टेंट फोर्स वी कैन फॉरगेट इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, गुड, इतना सर एक बार रिपीट कर दीजिए। To find time periods of linear SHM, you can forget effect of constant force। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट ऑफ स्प्रिंग, वही के इक्विवेलेंट की बात आ रही है। इसमें पहला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें है एक ब्लॉक है, यहाँ पे दो स्प्रिंग है बदे, अगर तुमने इस ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन भी x होगा और इस स्प्रिंग का भी इलोंगेशन x होगा, तो दोनों स्प्रिंग में x के इलोंगेशन आएगा। तो ऐसे स्प्रिंग जिसमें इलोंगेशन और कंप्रेशन आपस में इक्वल हो आर नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उस स्प्रिंग को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस लाइन को लिखना थोड़ा सा अभी समझाता हूं तुम्हें, लिखो तो, इफ elongation or compression of springs are same, then springs are in parallel combination। एग्जाम्पल ये है, एक यही स्प्रिंग है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है,
अब कोई पूछे के इक्विवेलेंट बताइए, तो के इक्विवेलेंट का मतलब है कि इन दोनों स्प्रिंग को हटाइए, इसके जगह पे एक सिंगल स्प्रिंग लगाओ, इसको के से रिप्रेजेंट कर, दिस इज के इक्विवेलेंट। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों स्प्रिंग को हटाओ और इसके पे एक सिंगल स्प्रिंग लगाओ। अब इस ब्लॉक को अगर मैं x का डिस्प्लेसमेंट दिया और इस ब्लॉक को भी अगर मैं x का डिस्प्लेसमेंट दूं, तो ये सिंगल स्प्रिंग इस ब्लॉक पे जितना फोर्स लगाए, अगर दोनों स्प्रिंग मिलकर इस ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगाए, मैं बोलूंगा कि ये स्प्रिंग इस दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट है। कुछ समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? ये कह रहा हूं कि अगर इस ब्लॉक को मैंने x का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये दोनों स्प्रिंग मिलके इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाए, अगर ये सिंगल स्प्रिंग इस ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, देन यू कैन से दैट दिस स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। हाँ, इक्विवेलेंट क्यों नहीं कह रहा? मान लो तुम दो हो, तुम दोनों को हटा के एक को लगा दो, वो अकेले उतना ही इफेक्टिव जितना तुम दो हो, तो दैट वन इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तुम दोनों का इक्विवेलेंट है। ओके, फिर मैंने क्या किया, तो एक की ग्रुप पता कर लेते हैं। इस ब्लॉक की एबीडी में जब तुम x इलोंगेशन दोगे, तो ये स्प्रिंग खींचेगी तो k1x ऐसे लगाएगा, ये भी स्प्रिंग खींच गई तो k2x ऐसे लगाएगा। और अगर इतना ही इलोंगेशन इस ब्लॉक को भी दिया, तो इस ब्लॉक के एबीडी में स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, k इक्विवेलेंट इनटू x आएगा। अब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए, तो तुम क्या लिख सकते हो, k इक्विवेलेंट इनटू x बराबर k1x प्लस k2x, x हटा दो, देन दिस k इक्विवेलेंट इज k1 प्लस k2। मतलब तो फिर यहां से टाइम पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई रूट m अपान k इक्विवेलेंट, तो k इक्विवेलेंट लिख देना। तो स्प्रिंग और पैर लगे हुए हैं, तो फिर पीछे k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4। तो अब मैं, अगर तुम इसे कॉपी नहीं किए हो तो कर लो, और अगर कर चुके हो तो मैं स्टेटमेंट नोट करवाऊँ। देखो, अगर ऐसा डायग्राम हो और कोई पूछे k इक्विवेलेंट, तो k1 प्लस k2 लिखोगे, यहां से पूछे k इक्विवेलेंट कितना आएगा, आंसर लिखोगे k1 प्लस k2। दूसरा, अगर ऐसा डायग्राम हो, स्प्रिंग कांस्टेंट k1 इसका k2 है, इसका k3 है। अब कोई पूछे इसका k इक्विवेलेंट बताइए, पता है तुम सही देखो ना, अगर इस ब्लॉक को तुम इधर धक्का मारोगे तो ये कंप्रेस होगा, जब कंप्रेस होगा तो भी इधर धक्का मारेगा, और ये दोनों स्प्रिंग इलोंगेटेड होंगी तो भी अपनी तरफ खींचेंगे। तो इधर की स्प्रिंग इलोंगेटेड होने की वजह से अपनी तरफ खींचेंगे, और इधर की स्प्रिंग कंप्रेस होने की वजह से धक्का मारेगा। तो तीनों ने मिलकर इधर ही तो फोर्स लगाया है, तो जो इधर स्प्रिंग है उधर स्प्रिंग नहीं भी रहता, इधर भी रहता, तो क्या फर्क पड़ता है, इधर आता तो इधर खींचते, तो फिर खींच जाता, तो तीन इधर खींचते, एक ही बात है, चाहे स्प्रिंग इधर हो चाहे उधर हो, मतलब तीनों ही पैरेलल है। क्यों? क्योंकि जब तुम x प्रेस करोगे तो जितना ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, ये दोनों स्प्रिंग उतना इलोंगेटेड होंगे। मतलब ये जो कहा था, स्प्रिंग का इलोंगेशन और कंप्रेशन बराबर हो, तो ये स्प्रिंग इलोंगेटेड हो रही है और ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, इक्वल है, मतलब पैरेलल है। देन व्हाट इज के इक्विवेलेंट, k1 प्लस k2 प्लस k3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको समझ में आ गया होगा, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का टर्म्स आएंगे सबको जोड़ देना, के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और कोई पूछे टाइम पीरियड, 2 पाई रूट m बाई के इक्विवेलेंट करना, आंसर आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉपी करना, मैं बताता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि k1 k2 पैरेलल है बट इसके साथ सीरीज में, ये जिसे नहीं कहा जाता है कि करंट, सर करंट में डायरेक्शन होता है लेकिन आप वेक्टर क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो वेक्टर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। जस्ट सिमिलरली ये k1 k2 तो पैरेलल है, लेकिन इसके साथ जो तुम्हें सीरीज दिख रहा है ना, वो तो सीरीज में अगर k3 इसके साथ है तो सीरीज की प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेगा ना, वो तो पैरेलल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है।
कि अगर तुम इलांगेशन इसको x डिस्टेंस का ब्लॉक को शिफ्ट करो, इस ब्लॉक की एबिलिटी बनाओ, तो ये स्प्रिंग इलांगेटेड होगी तो फोर्स क्या लगेगी K1 इंटू एक्स, और ये स्प्रिंग इलांगेटेड होगी तो कितना फोर्स लगाएगी K2 इंटू एक्स, और ये ब्लॉक कंप्रेस कर रहा है ना स्प्रिंग को, ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो धक्का आगे मारेगी कितनी K3 इंटू एक्स। अब कोई पूछे इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, तो K1x प्लस K2x प्लस K3x एंड दैट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट है ना, इसको तुमने x कंप्रेस किया है, इधर भगाया है इस वाले का, तो इसे क्या लिखोगे K इक्विवेलेंट इंटू x, तो x से x कट गया तो K इक्विवेलेंट क्या आ गया K1 प्लस K2 प्लस K3 आ गया। तो दिख रहा है आंखों से पैरेलल, अब काम क्या कर रहा है, नहीं दिख रहा है आंखों से सीरीज जैसा, अब काम कर रहा है पैरेलल जैसा, तो क्या बोलोगे पैरेलल। शक्ल से तुम बहुत अच्छे दिखते हो ठीक है, और लोगों को मारते रहो पीटते रहो तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना। कुछ समझ में आया ऋषित? यस सर। ठीक है, अब हम सीखा जाना सीरीज कॉम्बिनेशन। ये वॉल है, नीचे ग्राउंड है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, स्प्रिंग कांस्टेंट केवल इसका K2 है, इसका मास m है। अब आपने इस ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ब्लॉक आ गया यहाँ पे। अब इस स्प्रिंग का जो इलांगेशन होगा, ब्लॉक को खींचोगे x दूरी, तो ये भी स्प्रिंग कुछ बढ़ेगी, ये भी स्प्रिंग कुछ बढ़ेगी, दोनों ने बढ़कर ना टोटल x किया होगा। ये भी मान लो ये x1 इलांगेटेड हुआ, ये x2 इलांगेटेड हुआ, तो इस स्प्रिंग में खिंचाव x1 हुआ, आगे की स्प्रिंग खिंचाव x2 हुआ, तो दोनों ने मिल के ना x डेवलप किया होगा। तो तुम पता क्या लिख सकते हो, तुम पहली लाइन ये लिख सकते हो इक्वेशन इसमें x बराबर x1 प्लस x2 ये लिख सकते हो। दूसरी, स्प्रिंग्स आर मासलेस, अपने सिलेबस में स्प्रिंग्स मासलेस है, तो स्प्रिंग आर मासलेस। मासलेस चीजों की खासियत होती है कि अगर स्प्रिंग मासलेस है तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता है सेम। स्प्रिंग मासलेस है तो टेंशन हर जगह सेम कहते हो, तो स्प्रिंग मासलेस होगा तो क्यों नहीं कहोगे। तो अगर स्प्रिंग मासलेस है यहां से लेकर यहां तक, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, मतलब हर स्प्रिंग का फोर्स बराबर होगा, और यही प्रॉपर्टी है सीरीज स्प्रिंग की, जिससे हम समझ पाते हैं कि स्प्रिंग सीरीज में है कि किसमें। तो लिखो इस लाइन को, इफ स्प्रिंग आर इन सीरीज then forces of each spring are same, forces of each spring are same। तो पहला पॉइंट जो तुम लिखोगे कि K1x1 इज इक्वल टू K2x2, तो पहली खासियत है कि अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो K1x1 और क्या होगा K2x2, स्प्रिंग फोर्स बराबर कर दिया। इक्विवेलेंट की बात कर रहे थे ना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, मतलब तुम्हें क्या करना है याद करना है। स्प्रिंग अगर सीरीज में होंगे तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करना ही चाहिए, K1x1 और K2x2। तीन स्प्रिंग होंगे तो K1x1 बराबर K2x2 बराबर K3x3 बराबर K4x4 एक्सेट्रा। गुड, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट की। इसको हटा के मैंने क्या किया, इसी वॉल से एक सिंगल स्प्रिंग लगा दिया, सिंगल स्प्रिंग लगा दिया, और ये एक ब्लॉक है एकदम वही m, और ये K इक्विवेलेंट वाला है। अगर इस ब्लॉक को आपने x का डिस्प्लेसमेंट दिया है, इस ब्लॉक को x का, तो इसको भी x का डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए। तब आप क्या कहोगे कि सर ये स्प्रिंग जो इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया होगा एंड दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू x। तो इस ब्लॉक पे K इक्विवेलेंट लगा। एक और बात बताता हूँ, अगर कोई पूछे ना कि इस ब्लॉक पे बताओ कितना फोर्स लगा हुआ है, तो पता है आंसर है K2x2। ये नहीं कि सर K2x2 प्लस K1x2 दोनों जोड़ दो ना। कैसे, जैसे सपोज करो ये ऋषित है और ये वैभव है और ये आदित्य है,
तो ऋषित ने चाटा मारा वैभव को, तो वैभव ने चाटा मारा आदित्य को। तो कोई पूछा आदित्य की एफबीडी बनाओ, तो वैभव का ना फोर्स दिखाओगे, थोड़ी होगी नहीं यार हम तो ऋषि थप्पड़ मारा तो ये भी लो थप्पड़, तुम गलत है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में जिसने थप्पड़ मारा उसी ने बस मारा है, बाकी मतलब ही नहीं। कितनी बेकार नेचर है, सोचो कब आता है। वही चीजें है, उस ब्लॉक से कौन स्प्रिंग अटैच है, क्वेश्चन है कि इस ब्लॉक से कौन स्प्रिंग अटैच है, ये वाला स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, K2X2। तो इस ब्लॉक के एफबीडी में जो तुम फोर्स दिखाओगे वो K2X2 होगा, और वो K1X1 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे K इक्विवेलेंट इंटू एक्स है इस ब्लॉक पे फोर्स। इसका मतलब तुम यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो क्या, इसको तो तुम अलग से याद रखना, ये लिख सकते हो कि K1X1 जो होगा वो बराबर होगा K2X2 के, वो बराबर होगा K इक्विवेलेंट इंटू एक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से x1 निकालो, तो x1 क्या आएगा, ये K1 उठा के से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा K इक्विवेलेंट अपान K1 इंटू एक्स, और यहाँ से x2 कितना आएगा, तो K इक्विवेलेंट अपान K2 इंटू एक्स। अब इसको उठा के ना यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, तो बनेगा K इक्विवेलेंट अपान K1 इंटू एक्स प्लस K2 के जगह x2 की जगह पे K इक्विवेलेंट अपान K2 इंटू एक्स बराबर x बराबर दिस वन दिस वन, तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 1 अपान K इक्विवेलेंट। प्रूफ हो गया कि अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो K इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2, 4 होते तो 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 प्लस 1 अपान K3 प्लस 1 अपान K4, ठीक है। ओके, तो मतलब तुम्हें क्या करना है, याद करना पड़ेगा। तो इसमें तुम्हें एक ये ब्रैकेट में बंद कर लेना, तो तुम्हें इसे 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 ब्रैकेट में बंद करना है, कॉपी कर लो, इन दो चीजों को अलग से नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेना, अगर ये मान लो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये पॉइंट P है तो कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, तो x1 बराबर लिया, क्योंकि पॉइंट P जब आगे बढ़ेगा तभी तो स्प्रिंग इलॉन्गेटेड होगा, तो ये एंड तो बढ़ नहीं रहा। एक्चुअल में ये P x1 दूरी आगे बढ़ा होगा तब जाके इसमें इलॉन्गेशन हुआ, और ये ब्लॉक कितना दूरी आगे बढ़ा, x दूरी आगे बढ़ा। तो कोई पूछे कि इस स्प्रिंग का इलॉन्गेशन x2 किस बराबर होगा, तो x में से x1 घटा दो, आ जाएगा x2। देखो यहाँ से आ रहा है x2 बराबर इसके इधर जो x माइनस x1, तो इसको भी अलग से मेंशन कर लेना पॉइंट P को, और उसमें इस बात को लिख लेना। डिस्प्लेसमेंट P is x1 because left end of spring is in rest, left end of spring तो ये जो स्प्रिंग है इस P का इलॉन्गेशन डिस्प्लेसमेंट x1 है, क्यों, क्योंकि ये एंड रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे नहीं होता तो इस P के डिस्प्लेसमेंट में से मैं इसका डिस्प्लेसमेंट घटाता तब क्या आता, x1, एंड दैट इज इलॉन्गेशन ऑफ स्प्रिंग। केवल कॉपी करो। इस क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड टाइम पीरियड, तो देखो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट m अपान K इक्विवेलेंट। मास देखिए K इक्विवेलेंट डालना पड़ेगा, तो देखो ये 2 के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस डायग्राम को तुम ऐसे बना सकते हो इक्विवेलेंट के सहायता से।
ये 2k पैरेलल तो 4k 6k ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों किस में आ गए पैरेलल, तो k इक्वलेंट कितना आ गया 10k। प्लेस कर दो, आंसर आ गया 2 पाई रूट m अपान 10k। सिमिलरली ये क्वेश्चन तुमको ऐसे भी दे सकता है। इसी क्वेश्चन में तुम अगर इसे कॉपी करो तो फिर मैं चेंज करो, इसे जल्दी कॉपी करो। ये 3 क्वेश्चन है 1 2 3, इन तीनों का तुम्हें k इक्विवेलेंट बताना है। k इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में है। वर्टिकल प्लेन में तो mg आएगा ना, mg से कोई मतलब नहीं है, क्यों कि mg कांस्टेंट फोर्स है। तो यहाँ का टाइम पीरियड पता करो, टाइम पीरियड करो k इक्विवेलेंट, यहाँ k इक्विवेलेंट, यहाँ k इक्विवेलेंट, और जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहले का k इक्विवेलेंट पता करता हूँ, क्या करेंगे सर 2k सीरीज में आ गया ना, ये 2k सीरीज में है, तो तुम 1/2k प्लस 1/2k बराबर 1/k1 लिख लो। इससे k1 की वैल्यू तुम्हारी आएगी k के बराबर आ जाएगी। देखो कैसे, भाई 1 2/2k, तो 2 से 2 कट गया, k1 k आ गया। अब देखो इसका इक्विवेलेंट k है, और ये k इस 2k के साथ पैरेलल है, तो कितना लिखोगे k प्लस नीचे वाला 2k कितना बन गया 3k, और ये पूरा 3k इस 6k के साथ अगेन पैरेलल है, तो 3k प्लस 6k, यही क्या होना चाहिए k इक्विवेलेंट होना चाहिए, इट इज 9k। किसी को डाउट हो तो बताओ। मैंने क्या किया, ये 2k सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा के निकाल लिया, और ये पूरा इसके साथ पैरेलल तो पैरेलल लगा दिया, और ये पूरा इसके साथ पैरेलल लगा दिया। इसमें ये दोनों पैरेलल है ना, तो k इक्विवेलेंट कितना आएगा 2k। यहाँ पे कोई पूछे ये k सीरीज में है, तो यहाँ से यही ऐसा ही बनेगा, लेकिन k प्लस k है ना ये, तो 1/k। अब मैं थर्ड बता रहा हूँ, थर्ड के लिए यहाँ बता रहा हूँ 1/k प्लस 1/k 1/k2, k2 कितना आएगा k/2, तो ये k/2 आ गया। ये 2k पैरेलल, तो यहां से इक्विवेलेंट k3 कितना आएगा 4k, और इसका इक्विवेलेंट कितना है k2 k/2 है, और ये पूरा इसके साथ पैरेलल बनेगा ना पैरेलल, तो कोई पूछे k इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो जोड़ दो k/2 प्लस 4k 9k/2, एंड दिस इज आंसर। डाउट है, ये समझा रहा हूँ। ये 2k सीरीज में है ना, तो इसके जगह पे तुम डायग्राम रुको एक से। क्या करेंगे, इसको नया डायग्राम बना लो ऐसा, ये 6k लिख लो, इसको लिखोगे 2k, तो ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/k1 प्लस 1/k2 बराबर 1/k इक्विवेलेंट। 2k सीरीज में है, तो इस 1 कितना होगा 2/2k, 2k तो 1/k इक्विवेलेंट, तो 2 से 2 कट गया, तो k इक्विवेलेंट क्या आ गया k आ गया। इसका मतलब कि इस k को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब देखो ये दोनों पैरेलल हो गए आपस में पैरेलल, तो k प्लस 2k, तो इसके लिए मैं क्या दिखा सकता हूँ, अगले डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे 6k और यहाँ पे क्या k प्लस 2k, इट इज 3k। अब ये दोनों पैरेलल है आपस में, तो 3k प्लस 6k 9k। बात समझ में आ रहा क्या कर रहा हूँ? यस सर। मतलब तुम्हें लगा ना गड़बड़ है, तो एक दो को एक इक्विवेलेंट कर लो, फिर उसके साथ पैरेलल, फिर ठीक है सर।